Hello बच्चों, I'm your biology educator Muskan Sharma. Welcome to our YouTube channel Tiny Genes. I hope you all are doing well. And this is the 13th lecture of chapter Molecular Basis of Inheritance. It's going to be the last lecture of this chapter. और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं about Human Genome Project. Human Genome Project, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, ठीक है। जिस टाइम पे प्रोजेक्ट हुआ था, इसको एक मेगा प्रोजेक्ट बोला जाता था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। रीजन बीइंग, ह्यूमंस के अंदर एस्टिमेटेड जो बेस पेयर्स हैं, उसका नंबर था 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स, ठीक है। तो इतने सारे बेस पेयर्स को सीक्वेंस करना, डीएनए के सीक्वेंस का पता लगाना एक बहुत बड़ा टास्क था, ठीक है, बहुत बड़ा टास्क था। इसीलिए इट वाज नोन टू बी ए मेगा प्रोजेक्ट, जो कि पॉसिबल नहीं था विदाउट सीक्वेंसिंग टेक्निक्स। तो इससे पहले डीएनए सीक्वेंसिंग की टेक्निक्स को डेवलप किया गया, जिसके बाद ये प्रोजेक्ट जो था वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का मेन मोटिव था कि डीएनए के सीक्वेंस को पता लगाया जाए कि ह्यूमन की जो जीनोम है उसका सीक्वेंस है क्या, ठीक है। तो अब ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, ये स्टार्टेड इन 1990, और ये पूरा हुआ था 13 साल में। इसको कंप्लीट होने में पूरे 13 साल लगे थे। सो इट वाज स्टार्टेड इन 1990, कंप्लीटेड इन 2003, यानी कि टोटल 13 इयर्स का टाइम ड्यूरेशन लगा था इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए। अब इसको मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोला जाता था? मेगा प्रोजेक्ट इसको इसीलिए बोला गया क्योंकि ह्यूमन जीनोम में अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁹ बेस पेयर्स हैं, ठीक है। अब हर बेस पेयर को सीक्वेंस करने की जो कॉस्ट उस टाइम पे थी, एस्टिमेट की गई थी, इट वाज $3 पर बेस पेयर, यानी कि एक बेस पेयर के लिए कॉस्ट लगी थी $3। तो अगर हम इतने सारे बेस पेयर्स को सीक्वेंस करने वाले हैं, तो इतने सारे बेस पेयर्स को सीक्वेंस करने की जो कॉस्ट होती, इट वाज अबाउट $9 बिलियन, ठीक है। तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होना था एक तरीके से ये प्रोजेक्ट। दूसरी चीज, अब अगर ये हम डीएनए को सीक्वेंस करेंगे और वो हमें सीक्वेंस डीएनए का टाइप फॉर्मेट में चाहिए, सिर्फ एक बार देखने के लिए थोड़ी कर रहे हैं, हमें तो प्रॉपर सीक्वेंस चाहिए कि वो हमारे पास होना चाहिए आगे यूज करने के लिए भी। टाइप फॉर्मेट में चाहिए, तो इतने सारे बेस पेयर के सीक्वेंस को लिखने के लिए हमें टोटल 3300, यानी कि 3300 बुक्स की रिक्वायरमेंट थी। और वो बुक्स ऐसी वैसी नहीं, वो ऐसी बुक थी जिसमें देयर आर 1000 पेजेस पर बुक। हर बुक में 1000 पेजेस होने चाहिए। दूसरी चीज, हर पेज के ऊपर 1000 अल्फाबेट्स जो है वो टाइप हो सके, ठीक है। 1000 लेटर्स आने चाहिए हर पेज पे, पर पेज। ऐसी बुक्स चाहिए थी, यानी कि हमें 3300 ऐसी बुक्स चाहिए थी जिसकी हर बुक में 1000 पेजेस हो, एंड ईच पेज में कंटेन 1000 लेटर्स, ठीक है। तो ये था हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। दूसरी चीज इस प्रोजेक्ट में जिसमें मेन हमें हेल्प मिली, इट वाज बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सका, क्योंकि ये हमें सारा डाटा कंप्यूटर फॉर्म में भी चाहिए था, ठीक है। अब ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, तो इसके जो मेजर पार्टनर थे अर्ली ईयर्स में, जो मेजर पार्टनर थे, इन अर्ली ईयर्स was the Wellcome Trust. Okay, Wellcome Trust. ये वेलकम ट्रस्ट वाज ऑफ यूके, ठीक है। और इसके बाद, इनके बाद जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और कुछ और कंट्रीज ने भी इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट किया था, जिसकी वजह से 1990 में प्रोजेक्ट स्टार्ट होके 2003 में खत्म हुआ था। कंट्रीब्यूट करने का रीजन था कि ये चीज तो हर एक कंट्री जानती थी कि प्रोजेक्ट ये इम्पोर्टेंट है, जरूरी है,
क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हमें ह्यूमन जीनोम के सीक्वेंस के बारे में पता चल जाता है तो उस सीक्वेंस की हेल्प से हम बहुत सारे होने वाले जेनेटिक डिसऑर्डर्स को जो कि क्यूरेबल नहीं है उनको ट्रीट कर सकते हैं। हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा डिसऑर्डर किस जीन में क्या चेंज होने की वजह से होता है और हम उस जीन को किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग के बाद बहुत सारे और भी ऑर्गेनिज्म की सीक्वेंसिंग हुई जैसे कि बैक्टीरिया, इसके अलावा ईस्ट, देन वी हैव एन nematode SK helminth which is known as C. elegans, उसकी सीक्वेंसिंग हुई एंड आफ्टर दैट वी हैव ड्रोसोफिला। ठीक है, और कुछ प्लांट्स जैसे कि राइस, एक होता है अरेबिडोप्सिस, जिस तरीके से हमने लैकोपेरोल पढ़ा था ना उसी तरीके से एक अरेबिडोप्सिस भी होता है। ठीक है, इन सारी चीजों की सीक्वेंसिंग की गई थी ह्यूमंस के अलावा। ठीक है, तो ये था हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं कि इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल्स क्या थे। गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का पहला गोल था एस्टिमेटेड ह्यूमन जीन्स वर 20,000 to 25,000। ठीक है, तो ये जितनी भी जीन्स हैं उन सबको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, फर्स्ट गोल वाज टू आइडेंटिफाई ऑल अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 genes इन ह्यूमन डीएनए। ह्यूमन डीएनए में जो ये 20 से 25,000 जीन्स एस्टिमेट की गई हैं कि ये होती हैं, इन सबको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, उसके बाद जो ये बेस पेयर्स हैं यानी कि 3 into 10⁻⁹ जो बेस पेयर्स हैं उन सबका सीक्वेंस डिटरमाइन करना। सो डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स जो भी थे 3.3 into 10⁻⁹ बेस पेयर्स, उनके सीक्वेंस को डिटरमाइन करना कि वो किस सीक्वेंस में प्रेजेंट है। थर्ड गोल was to store this information in computed form या फिर हम बोल सकते हैं in the form of computer database, ताकि ये हमारे पास इंफॉर्मेशन फ्यूचर यूजेस के लिए भी स्टोर्ड रहे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट गोल was to improve the tools for data analysis। इसके बाद अब इससे रिलेटेड जो टेक्निक्स हैं उनको दूसरे सेक्टर्स को भी ट्रांसफर करना। ठीक है, जो भी टेक्निक्स यूज कर रहे हैं उसको दूसरे इंडस्ट्रीज को, दूसरे सेक्टर्स को ट्रांसफर करना, जैसे कि फार्मा, एग्रीकल्चर, ये सब। सो ट्रांसफर द रिलेटेड डेटा एंड टेक्नोलॉजीज टू वेरियस सेक्टर्स like pharma, agriculture, etc. ठीक है, इसके अलावा एक मेजर चीज, इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से जितने भी सोशल एथिकल इश्यूज अराइज हो सकते थे उन सबके साथ डील करना। ठीक है, एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज that may arise from this project। तो ये कुछ गोल्स थे जो कि हमारे इस प्रोजेक्ट के थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं रिजल्ट्स कि ये तो हमारे गोल थे कि हम इतनी जो 20 से 25,000 जीन हैं उनको आइडेंटिफाई कर लें,
जो सीक्वेंस है 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स का, उसको डिटरमाइन कर ले, सारी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर डेटाबेस में स्टोर कर ले, उस इंफॉर्मेशन को हम उन सेक्टर्स को ट्रांसफर कर दे जिनकी उनको जरूरत है, सारे इश्यूज को हम हैंडल कर ले जो भी एथिकल लीगल इश्यूज अराइज हों। अब बात आती है कि इसके रिजल्ट्स क्या निकले या फिर ह्यूमन जीनोम के फीचर्स क्या निकले। सो सेलियंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम, यानी कि इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का रिजल्ट क्या निकला, क्या पता चला हमें इससे ह्यूमन जीनोम के बारे में। पहली चीज तो हमने जो सीक्वेंसिंग की थी हैप्लॉइड सेट की थी, जीनोम इज हैप्लॉइड, ठीक है, हैप्लॉइड की सीक्वेंसिंग की थी हमने, और टोटल 24 क्रोमोसोम्स को सीक्वेंस किया गया था। ये चीज याद रखनी है कि टोटल 24 क्रोमोसोम्स वर सीक्वेंस्ड, रीजन बीइंग 22 ऑटोसोम्स प्लस एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम, दोनों में से एक को नहीं कर सकते हैं, दोनों का सीक्वेंस अलग अलग है, दोनों की जीन्स अलग अलग है, तो दोनों को सीक्वेंस करना जरूरी था, इसलिए टोटल 24 क्रोमोसोम्स को सीक्वेंस किया गया था। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ ह्यूमन डीएनए, ह्यूमन जीनोम। क्या क्या पता चला हमें। पहली चीज हमें पता चली कि जो हम एक अप्रोक्सीमेशन एस्टिमेट लगा के बैठे थे दैट देयर आर 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स, वो हमें पता चली कि ह्यूमन जीनोम में contain 3164.7 मिलियन बेस पेयर, ठीक है, 3.3 इंटू 10⁻⁹ नहीं, ये नंबर था 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स डीएनए में प्रेजेंट, हमारे जीनोम में प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज पता चली कि साइज ऑफ जीन्स जो है वो वेरी करता है ग्रेटली, ठीक है, लेकिन जो एवरेज साइज ऑफ जीन है, एवरेज साइज ऑफ जीन्स जो है वो है 3000 बेस पेयर्स, 3000 बेसेस, ठीक है, एवरेज साइज ऑफ जीन्स जो है वो 3000 बेसिस है, जो कि बहुत ज्यादा वेरी करता है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी जीन है, लार्जेस्ट नोन जीन जो थी वो थी डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की, जो हम एक डिसऑर्डर पढ़ते हैं मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, ठीक है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की जीन थी, जो कि कितनी बड़ी थी, जो कि थी 2.4 मिलियन बेसिस, जिसमें 2.4 मिलियन बेसिस प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ जीन जो था वो एस्टिमेट किया गया था, पहले जो प्रीवियस एस्टिमेट्स थे वो लगाए गए थे कि टोटल 80,000 से 1,40,000 जीन्स हैं, ठीक है, वो कितना आ गया हमारा 30,000 पे पहुंच गया, ठीक है। सो जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स जो थी आर अराउंड 30,000, ये भी फिक्स नंबर नहीं है, अराउंड 30,000, ठीक है, लेकिन जो प्रीवियस एस्टिमेट्स लगाए गए थे जिसके अकॉर्डिंग 80,000 1,40,000 की जीन्स थी, 20,000 25,000 के लोग बाद में आए थे, लेकिन पहले ये माना जा रहा था कि ह्यूमन जीनोम के अंदर 80,000 से 1,40,000 जीन्स है, लेकिन पता कितनी चली कि अराउंड अराउंड 30,000 जीन्स जो है वो ह्यूमन जीनोम में प्रेजेंट है। उसके बाद अगली चीज हमें पता चली कि 50% डिस्कवर्ड जीन जो है उनका फंक्शन अभी भी अननोन है, ठीक है। उसके बाद अगली चीज हमें ये पता चली कि पूरे जीनोम में से 2% से भी कम जीनोम ऐसा है विच कोड्स फॉर प्रोटीन, ठीक है, सो लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड फॉर प्रोटीन। मैंने ये चीज स्टार्टिंग में भी बताई थी आप लोगों को कि हमारा पूरा डीएनए ट्रांसक्राइब नहीं होता है, क्योंकि हेट्रोक्रोमेटिन तो ट्रांसक्राइब होता ही नहीं है, सिर्फ यूक्रोमेटिन होता है। यूक्रोमेटिन ट्रांसक्राइब होता है तो भी एचएनआरएनए बनता है, जिसमें से हम हमारे नॉन कोडेड सीक्वेंसेस यानी कि इंट्रॉन्स को काट के हटाते हैं, वो हटाने के बाद भी जो हमारा एमआरएनए बनता है उसमें यूटीआर अनट्रांसलेटेड रीजन प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ
जो हमारी स्ट्रक्चरल, जो हमारी स्टार्ट कोडोन से स्टॉप कोडोन के बीच वाला जो पार्ट होता है वो ट्रांसलेट होकर प्रोटीन बनता है। तो कितना सारा पार्ट तो हेट्रोक्रोमेटिन में एलिमिनेट हो गया। उसके बाद हमारी नॉन कोडिंग जीन एलिमिनेट हो गई, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। उसके बाद हमारा यूटीआर एलिमिनेट हो गया, तो बचा क्या है? यही तो बचेगा। इसीलिए पूरे जीनोम का less than 2% पार्ट ऐसा है विच कोड्स फॉर प्रोटीन, जो कि प्रोटीन के फॉर्म में एनकोड होता है। ठीक है। अगली चीज, सबसे ज्यादा जीन्स प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर 1 पे। तो जो हमारा क्रोमोसोम 1 है उस पे सबसे ज्यादा जीन्स प्रेजेंट है, हैज मोस्ट जीन्स। कितनी? 2968 जीन्स। ठीक है। कितनी जीन्स है? 2968 जीन्स। लेकिन जो क्रोमोसोम वाई है, क्रोमोसोम वाई जो है उस पे सबसे कम है। इट हैज द फ्यूएस्ट जीन्स। कितनी कम? 231 जीन्स। ठीक है। कितनी कम जीन्स? 231 जीन्स ऐसी हैं जो कि इसके ऊपर प्रेजेंट है। उसके बाद अगली चीज हमें ये पता चली कि जीनोम के अंदर रिपीटेटिव डीएनए है। ठीक है। रिपीटेड सीक्वेंसेस हैं जो कि डीएनए का एक मेजर पोर्शन बनाते हैं। ठीक है। फॉर्म अ लार्ज पोर्शन ऑफ डीएनए। डीएनए का सबसे बड़ा लार्ज पोर्शन जो है वो कौन बनाता है? रिपीटेटिव सीक्वेंसेस बनाते हैं। डीएनए के कुछ सीक्वेंस जो कि बार बार में रिपीट होते हैं। ठीक है। तो और ये जो रिपीटेटिव डीएनए है इसका कोई डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन नहीं है। ठीक है। तो ये रिपीटेटिव सीक्वेंसेस या रिपीटेटिव डीएनए है, इसको हम रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं। इसका कोई डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन नहीं है। इसका फंक्शन क्या होता है? तो इसका काम है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, उसकी डायनेमिक्स को मेंटेन करना। ठीक है। तो ये क्या करता है? मेंटेन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स, और इवोल्यूशन में हेल्प करता है जो रिपीटेटिव डीएनए होता है। ठीक है। उसके बाद अगली चीज कि डीएनए की 1.4 मिलियन लोकेशन ऐसी हैं। देयर आर 1.4 मिलियन लोकेशंस इन डीएनए जहाँ पे हमें सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है। बाकी सारा सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ है? एक सिंगल बेस में। ठीक है। सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस देखने को मिलता है जिसको हम एसएनपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसएनपी। एसएनपी इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ह्यूमन हिस्ट्री को ट्रेस करने में और भी बहुत चीज़ों में ये हेल्प करता है। ठीक है। तो ये फीचर्स थे जो कि हमें देखने को मिले थे किसमें? हमारे ह्यूमन जीनोम में, जब ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग कंप्लीट हो गई थी तब। ठीक है। अब अगली चीज आ जाती है उन मेथडोलॉजीज की, उन मेथड्स की जो कि यूज किए गए थे फुल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे अगेन वही चीज आ जाती है कि डीएनए के दो पार्ट हैं, एक वो जो कि आरएनए में ट्रांसक्राइब हो जाता है और दूसरा जो कि नहीं होता। तो जो ट्रांसक्राइब हो जाता है उसको हमने टेक्निक यूज की एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स की। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग जिसको हम ईएसटी बोलते हैं। ठीक है। यानी कि ये वो पोर्शन है जो कि आरएनए में ट्रांसक्राइब हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? एमआरएनए लिया जो कि बन गया था। इस एमआरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से बनवा लिया सीडीएनए। सीडीएनए मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। जब भी हम आरएनए से डीएनए बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, तो उसको हम सीडीएनए यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं। इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से बनाया गया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था इसको हमने वेक्टर में इंटीग्रेट किया और इसकी बना ली मल्टीपल कॉपी, वेक्टर लाइक सम प्लाज्मिड।
ठीक है, प्लाज्मिड जो बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होते हैं, कुछ वैसा वेक्टर यूज करके हमने इसकी मल्टीपल कॉपी बना दी, क्योंकि हम खराब नहीं कर सकते हैं, हमें मल्टीपल कॉपी बाद के लिए रखनी है। इन केस कोई एक कॉपी खराब हो जाती है तो हमारे पास बची हुई है, हम और यूज कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस हमें दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो मल्टीपल कॉपी बनेगी इसको हम करते हैं सीक्वेंस। ठीक है, इसके बाद की जाती है सीक्वेंसिंग। मेजर जो टेक्निक यहाँ सीक्वेंसिंग के लिए यूज की गई थी, इट वाज सेंगर सीक्वेंसिंग। ठीक है, तो ये तो हो गया वो पार्ट जो कि एक्सप्रेस हो जाता है। दूसरा जो कि एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, उसके लिए की गई थी होल जीनोम सीक्वेंसिंग, जिसको ब्लाइंड अप्रोच या फिर सीक्वेंस एनोटेशन बोलते हैं। ठीक है, जिसको सीक्वेंस एनोटेशन बोलते हैं। इट वाज अ ब्लाइंड अप्रोच। ठीक है, इसमें क्या, क्योंकि क्या था ब्लाइंड अप्रोच क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजें थी, एक्सोन्स भी इन्वॉल्व थी और इंट्रोन्स भी। ईएससी के अंदर हमने एमआरएनए लिया था, उस एमआरएनए के अंदर सिर्फ एक्सोन्स होती हैं, इंट्रोन्स नहीं होती है, लेकिन इसमें दोनों चीजें थी, एक्सोन्स भी थी और इंट्रोन्स भी थी। तो यहाँ हमने क्या किया, सबसे पहले सेल से डीएनए को आइसोलेट किया पूरा का पूरा, और इसको हमने एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं, इस एंजाइम के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे इन चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को मॉलिक्यूलर सीजर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशंस पे कट करता है। कोई सीक्वेंस होता है जिसको रिकॉग्नाइज करके कट लगाता है, तो ये हमारे डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जनरेट कर देगा, जहां जहां इसको वो सीक्वेंस मिलेगा वहां वहां। तो हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज किया और डीएनए के फ्रेगमेंट्स बना दिए छोटे छोटे, क्योंकि पूरा डीएनए बहुत लंबा होता है, 2.2 मीटर्स लॉन्ग डीएनए, इतने डीएनए को हैंडल करना, इतने लंबे डीएनए को आसान नहीं है। ठीक है, इसीलिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनाए, और उन फ्रेगमेंट्स को एक अलग अगली टेक्निक विच इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अगेन ये टेक्निक भी हमें पढ़ने को मिलेगी इन चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। ये टेक्निक होती है जो कि डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करती है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज। ठीक है, सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बेसिस पे छोटे से बड़ा उसको सेपरेट कर देती है। ये टेक्निक भी हमें बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ने को मिलेगी। अगेन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हमने यहाँ पे यूज किया वेक्टर, और वेक्टर को यूज करके हमने इसकी बना ली मल्टीपल कॉपी क्लोनिंग करके। ठीक है, यानी कि हमने इसकी अगेन मल्टीपल कॉपी बना ली। जो वेक्टर यहाँ पे यूज किया गया था, इट वॉज बैक एंड गैप, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, अगेन ये टाइप ऑफ प्लाज्मिड है। और क्लोनिंग के बाद हमने इसकी सीक्वेंसिंग कर ली, वही सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड यूज करके। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे के पूरे डीएनए को सीक्वेंस किया गया था। इट वाज ऑल अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। एक आखिरी चीज जो यहाँ पे बचती है इस चैप्टर में, इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो कि फोरेंसिक्स वगैरह में बहुत ज्यादा यूज की जाती है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है, ये एक टेक्निक होती है, इट्स अ क्विक वे टू कंपेयर डीएनए ऑफ टू इंडिविजुअल्स। ठीक है, इसलिए यूज की जाती है दो इंडिविजुअल्स के डीएनए को कंपेयर करने के लिए, कंपेयर द डीएनए सीक्वेंस ऑफ टू इंडिविजुअल्स। ठीक है, ये होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज किया जाता है हमारा रिपीटेटिव डीएनए, जो मैंने बताया था कि इसका कोडिंग फंक्शन नहीं है, लेकिन क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, डायनेमिक्स, इवोल्यूशन, ये सारी चीजें स्टडी करने के लिए बहुत काम आता है रिपीटेटिव डीएनए। तो ये जो रिपीटेटिव डीएनए होता है, इसको हम सैटेलाइट डीएनए भी बोलते हैं। ठीक है, इस रिपीटेटिव डीएनए को सैटेलाइट डीएनए भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब ये जो रिपीटेटिव डीएनए होता है, इट्स ऑफ टू टाइप। यहाँ पे एक होता है एसटीआर, दैट इज शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, जिसको हम माइक्रो सैटेलाइट भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट टेंडम रिपीट, जिसको हम माइक्रो सैटेलाइट भी बोलते हैं, एसटीआर। और दूसरा हमारा होता है वीएनटीआर। वीएनटीआर इज वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। ठीक है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, इसको हम बोलते हैं मिनी सैटेलाइट।
इसको हम बोलते हैं मिनी सैटेलाइट। दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ साइज का डिफरेंस है। जो ये शॉर्ट टैंडम रिपीट है STR, दीज आर 2 to 6 नाइट्रोजनस बेस में। इसमें 2 से 6 नाइट्रोजनस बेस इन्वॉल्व होते हैं। एंड VNTR का जो साइज है 10 से 60 नाइट्रोजनस बेस होता है। इसमें 10 से 60 नाइट्रोजनस बेस इन्वॉल्व होते हैं। दूसरी चीज, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स आर रिपीटेड 5 to 20 टाइम्स और ये AT रिच होते हैं, एडेनिन थाइमिन इसमें ज्यादा होता है। और जो हमारे VNTR हैं ये 10 से 400 बार तक रिपीट हो सकता है, ठीक है, और ये GC रिच होते हैं। ये डिफरेंस होता है बिटवीन STR एंड VNTR। सो वी आर डन विद चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन ड्रॉप योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।